सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और बदतरीन और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब इसके बाद बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में ये सफ़र अख्तिताम पजीर होने के करीब है। ये वाली शिकस्त लोगों ने इसलिए भी ज़्यादा महसूस की है क्योंकि ये रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ थी और एक ऐसे मैच में जहाँ टॉस भी आप जीत गए थे, जहाँ आपने भारत को 119 रन पर लिमिटेड एक महदूद भी कर दिया था और 120 रन का हदफ जो पाकिस्तान क्रिकेट की एक नेचुरल स्टाइल है खेलने का, T20 क्रिकेट उसको सूट भी करता है कि वो 120, 130, 140 रन का ऐसा हदफ हो जिसमें खिलाड़ियों पर कोई एडिड प्रेशर भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हुआ ग्राउंड में वो सबके सामने है। उसको दोहराने का मेरा इरादा भी नहीं है कि आपके ज़ख्मों को दोबारा से उस पर हम नमकपाशी करें, लेकिन हमारी क्रिकेट इतनी नीचे क्यों चली गई है कि इस तरह की हार हमें मुस्तकिल देखने को मिल रही है। इसका असल कसूरवार और ज़िम्मेदार है कौन, ये वो सवाल है जो कि हम आज अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमर अहमद साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अब कमर अहमद साहब, ज़रा पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो कल की हार है ख़ास तौर पर, इस हार का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जो ग्राउंड पर हुआ वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कप्तान बाबर आजम, सेलेक्टर वहाब रियाज जिन्होंने ये स्क्वाड सेलेक्ट किया जिस पर बहुत सारे सवालात हैं, या फिर जो क्रिकेट के इस पूरे निज़ाम को हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, चूँकि उनके मेरिट और डीमेरिट पर बहुत ज़्यादा बात होती है, आपकी नज़र में इसका बुनियादी जिम्मेदार कौन है? किसी को ब्लेम न करें, ब्लेम करें इस क्रिकेट टीम को जिसमें ये एबिलिटी और ये हैसियत बिल्कुल नहीं है कि किसी चैलेंज को ये कबूल कर सके। ये साबित हो चुका था इनके टूर आयरलैंड पर और इंग्लैंड के दौरे पे जहाँ ये सीरीज हार गए। और ये अपनी दोस्तियां जब निभाएंगे और कप्तान ऐसे आदमी को बना देंगे जो कि आजमाया हुआ ऑलरेडी है और उसको कप्तानी से हटा दिया गया था, वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स से जब टीमें खिलाना शुरू करेगा, हर उस शख्स को खिलाएगा जो कि बार बार फेल हो रहा है, तो ये न सेलेक्टर, न बोर्ड का चेयरमैन और न किसी की इसमें गलती है। इसमें गलती है टीम की, जो कि जिसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो चैलेंज को कबूल कर सके। आप देखें अमेरिका जैसी टीम से ये हार गए और ये मुझे शक नहीं होगा कि ये आयरलैंड और कनाडा से भी इनका परफॉर्मेंस खराब हो। लेकिन कमर साहब, जिन दोस्तियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और कमोबेश यही वो टीम थी जिसने पिछले 2 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, जिसने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया है, आखिरी 2 टीमों में भी इसी टीम ने जगह बनाई है, तो ये अचानक से ये इस टीम की परफॉर्मेंस को फिर क्या हुआ? ये अगर हम टीम पर ही जिम्मेदारी डालें तो ये टीम हमें पिछले इवेंट्स में फाइनल्स में भी पहुंचा रही थी। पिछले आपने जो सवाल किया है कि इसका जवाब यह है कि फारसी में कहते हैं पेडरम सुल्तान बूझ के बाप मेरा जो है वो बादशाह था, वो गया जमाना। कितने साल हो गए पिछले परफॉर्मेंस को? ये हर दफा तो परफॉर्मेंस वही नहीं होगी ना। परफॉर्मेंस बात यह है कि अभी मौजूदा परफॉर्मेंस इनकी देखें आप, ये मुसलसल ये फेल पे फेल होते जा रहे हैं और उन्हीं खिलाड़ियों को ये खिलाए जा रहे हैं जो कि आजमूदा है, आजमाए हुए हैं और फ्लॉप होते हैं। आप देखें शादाब खान और इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम, ये सारे के सारे मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। और आप देखें कि 66-67 मैच इफ्तिखार अहमद खेल चुका है, 1000 रन भी नहीं बनाए T20 के अंदर। बिल्कुल। तो आप किस सिलसिले में इस खिलाड़ी को चांस दिए जा रहे हैं? शादाब खान बॉल नहीं कर सकता प्रॉपर, कल एक भी ओवर नहीं किया, विकेट पे खिला नहीं हो सकता, आप उसको बार बार खिलाया जा रहे हैं। एक स्पेशलिस्ट आपके पास बॉलर है, चाहे वो विकेट स्पिनर की हो या ना हो, आप अबरार अहमद को बाहर बैठा के उसको तमाशा दिखा रहे हैं मैच का, तो इस तरह मैच नहीं जीतती है। किसी चैलेंज को आप कबूल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फवाद साहब, अब कमर साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जो ग्राउंड में उतरने वाली टीम है वो जिम्मेदार है, वो पैदर पे बार बार नाकाम हो रहे हैं, तवातुर के साथ उनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन स्क्वाड में उनको सेलेक्ट तो सेलेक्टर ही कर रहे हैं। सेलेक्टर ऐसे खिलाड़ियों को क्यों बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्या बैकअप टैलेंट मौजूद नहीं है या फिर कोई और मजबूरी है? ज़रा इस पर आप ही रोशनी डालिएगा। जो है ना, काफी अरसे से हम देख रहे हैं, एक तो सियासी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, जिस तरह से लोगों को क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पे लाया जाता है और उनका जो भी एक्सपीरियंस वो करते हैं वो क्रिकेट बोर्ड में आकर
बेसिकली ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उसने एक बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी बनानी है, एक टीम बनानी है, एक कप्तान बनाना है। तो क्रिकेट बोर्ड अगर मजबूत होता है तो वो मुश्किल डिसीजंस लेता है। साथ साथ क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम साथ में खड़ी रहे, कि एक बेंच के तौर पे आप देखें इंडिया में कि ए टीम तैयार है, इंग्लैंड लायंस तैयार है, इसी तरह से बाकी मुल्कों की ए टीम तैयार होती है, बल्कि 2 टीमें तैयार होती हैं। आपके यहाँ से कतई तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इतनी कंपेटिटिव नहीं रही। आप अभी नकवी साहब भी आए कि जी 2000 मैच करा देंगे, 3000 मैच करा देंगे, लेकिन आप ग्राउंड की सतह पे आके देखें तो आपको क्रिकेट उतनी कंपेटिटिव नहीं नजर आ रही। हम जब क्रिकेट खेलते थे ऐसा कभी नहीं होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस हों, 2 रोजा मैच हों और अगले दिन एक टीम के 5 प्लेयर्स ही ना आए, वो कहे नहीं जी हम तो बिजी, हम नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी यहाँ प्रॉब्लम आ गया, वो जो एक कमर्शियल एस्पेक्ट आ गया है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट के हवाले से भी, प्लेयर्स के जहन में भी आ गया है। तो हमें जब टीम बनानी चाहिए थी या आगे बनानी है, हम सोल्यूशन की तरफ जाएं। वो ये है कि हमें ये देखना है कि प्लेयर्स की पहली प्रायोरिटी क्या है। अगर उनकी पहली प्रायोरिटी लीग क्रिकेट है तो हमें रोकने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसे प्लेयर ढूंढने हैं कि जो नेशनल लेवल पे खेलना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो अपनी तरजीह नेशनल लेवल पे करते हैं। फिर तालीमी इदारों में, स्कूल कॉलेजेस से क्रिकेट खत्म हो गई, तो जो लीडरशिप आपको मिलती थी जमाने में वो मिलना बंद हो गई, क्योंकि ये लड़के तो कोई बेचारे 4वीं 5वीं जमात भी मोस्टली पढ़े नहीं है, स्कूल ही नहीं गए। तो ये बहुत सारी चीजें मिलके हुई, तब आपकी क्रिकेट हल्के हल्के नीचे आई। और साथ साथ प्लेयर्स का भी जब एक कमर्शियल आता है, कुछ एजेंट्स हैं, कुछ फ्रेंचाइज के लोग हैं, तो सब मिलके आते हैं और सोशल मीडिया की तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। और बोर्ड अगर कमजोर होता है तो उस खौफ में डिसीजन नहीं ले पाता। आपने एक कप्तान जैसे शाहीन को बनाया था, फिर फौरन नया बोर्ड आया, उन्होंने बाबर को बना दिया, जबकि बाबर को हटा दिया गया था। बाबर ने गलती ये की, बल्कि मैं कहूँ ब्लंडर किया, क्योंकि एक ठीक ठाक कप्तान के तौर पे वो छोड़ के गए थे, और जब शाहीन को बनाया था तो दोबारा उन्हें उस वक्त मना कर देना चाहिए था, क्योंकि आपको ही कहना चाहिए था कि जी ऑलरेडी एक कप्तान है। लेकिन अब आपको तारीख में इस तरह से अपने आप को रुस्वा करवाना था, आपने गलत डिसीजन लिया। उससे पाकिस्तान टीम के साथ जो हुआ, उनके खुद के साथ भी बहुत बुरा हुआ। और साथ साथ ये जो एक सेल्फिश अप्रोच हमारे अंदर आई है, वो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट सिखाता है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट सिखाती, क्योंकि आप सेल्फिश बनेंगे, आप परफॉर्म करेंगे तो आगे सेलेक्ट होंगे। क्योंकि कोई सेलेक्टर जाके टीम की परफॉर्मेंस नहीं देखता, कोई टीम मैन सेलेक्ट नहीं करता। टीमों में ज्यादातर वो प्लेयर सेलेक्ट होते हैं जो किसी न किसी तरह बेस्ट परफॉर्मेंस, जो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, फिर वही जाहिर है उसी माइंडसेट के साथ जब वो उस आइडिया को, अपने उस कॉन्सेप्ट को जब इंटरनेशनल क्रिकेट में अप्लाई करते हैं, तो फिर नसीम राजपूत साहब फिर ये इसी तरह के नताइज सामने आते हैं। ये जो 5-6 लोगों का एक ग्रुप है, इसको तो समझा जाता था कि ये इनकी बड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ये एक पेज पे हैं, एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते थे। अब क्या ये कप्तानी के मामले पर इन्हीं में ग्रुपिंग हो गई है, जो फिर ये इस तरह के नताइज हमें देखने को मिल रहे हैं? ये आज की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान के हर दौर के अंदर इस तरीके की ग्रुपिंग होती रही है और धड़ेबंदी पाकिस्तान क्रिकेट में होती रही है। मेन चीज़, अगर अरबाब साहब आप जो बात कर रहे हैं कि इसका कसूरवार कौन है, तो अरबाब इख्तियार ही इसके कसूरवार है। क्योंकि हमने देखा अभी तो मोहसिन नकवी साहब आ गए, इससे पहले नजम सेठी साहब, ज़का अशरफ साहब, एक ही कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, जहाँ पे आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और दोनों लड़ रहे थे जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी के लिए। हमने अपनी बाकी खेल तो तबाह कर दिए। इस वक्त हॉकी में अगर आप देखें तो 2 दावेदार हैं इस वक्त के। मैं सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, जो हमारा कौमी खेल है, हमने खेलों का ये हाल कर दिया है। तो हमने सरकारी मुदाखलत इस अंदाज से और इतनी ज़्यादा कर दी कि उसके बाद जो खिलाड़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कंसर्न एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हुआ, वो अकले कुल बन गया और उसने ये सोच लिया कि बस अब मैं ही हूँ और मैं जिस अंदाज से भी चलाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट को चलाऊंगा। फिर उसने ये नहीं देखा कि जो ग्रुप बंदी हो रही है, वो ग्रुप बंदी इस वक्त कहाँ पर है, उसका लेवल क्या है, इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड से। अभी फवाद भाई ने बहुत अच्छी बात की। हमारे यहाँ ना पता नहीं थिंक टैंक शायद दिमाग से आ रही हैं या उनको पता नहीं है कि करना क्या है। अगर आपने बाबर आजम को याद होगा, इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया था, अफगानिस्तान से मैच के बाद ऐसा लगा था कि बाबर आजम के कंधे पे हाथ रख देंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे, और वो ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगर ग्राउंड में खिलाड़ी जान नहीं मार रहे तो मैं क्या करूँगा।
ये बात बहुत क्लियरली बाबर आजम ने कही थी, वह इंडिकेट हो गया था कि सोचना भी मना है, लेकिन अब क्या सोचना चाहिए अरबाब इख्तियार को, वो पुरानी बात हो गई कि सोचना भी मना है। लेकिन आपने बाबर आजम की हटाया, शाहीन को लगाया। फिर शाहीन को लगाया था, आप शाहीन को कंटिन्यू तो करते। शाहीन इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान टीम, ही इज अ मैच विनर। ये कोई एक आपने ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दिया था कि जिसकी शायद जगह बनेगी या नहीं बनेगी, वो तो परमानेंट मेंबर। वो बैक टू बैक 2 PSLs भी जीत कर आ रहे थे, तो वो भी एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका मौजूद था कि हाँ एक अच्छा एक एग्रेसिव कैप्टन है उसमें। देखिए, अगर आपने शाहीन को हटाना था ना तो किसी न्यूट्रल बंदे की जानिब जाते। अम्माद वसीम आपके पास बेहतरीन चॉइस थे उस वक्त, क्योंकि अम्माद वसीम ने वापस आने का अंदिया दे दिया था, आप उनको लाते। आप देखिए, अगर बाबर कप्तान होंगे तो मेरा नहीं ख्याल, हम तो दिल में रख लेते वो कौम है, अल्लाह माफ़ करे कि कल तो हमने अपनी क्रिकेट को दफन किया है, हम तो वो कौम है कि हम दिल में रख लेते हैं ना, तो हमारे लिए हमारा अपना आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौम मुल्क सब पीछे चला जाता है। मैं मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई, ये जो 25 करोड़ अवाम बैठ के दुआ कर रही है, जो हुआ होगा। इंडिया का ये मैच हारने वाला था, जब आपको रोकने की जरूरत थी, जब आप मार रहे थे, जब आपको मारने की जरूरत थी, जब आप रोक रहे थे, आपके सेंस ही समझ में नहीं आ रहा था। इसका मकसद है हम दफन करते चले जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को। देखिए, यहाँ लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए, पागल नहीं बैठे हुए कि बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास दूसरी कोई इंटरटेनमेंट नहीं है क्रिकेट के अलावा। हम बाकी सारी चीज़ें तबाह कर चुके हैं। इस कौम के पास खाने के लिए नहीं है, बहुत गुर्बत है यहाँ पे। वो पाकिस्तान टीम के लिए नारे लगाती हुई बाहर निकल आती है, तो लगता है यार हमारे मुल्क में बड़ी यूनिटी है। तो नसीम साहब, कल के मैच के बाद शायद बहुत बड़ा तबका ऐसा भी होगा जो शायद अभी रिएक्शन के तौर पर बोलेगा कि अब हमने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है। लेकिन ज़रा मैं अब कल जो टूर्नामेंट टेस्ट पर हम वापस आते हैं कि अब पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस अभी भी फैक्चुअली और स्टैटिस्टिकली मौजूद हैं या नहीं? कमर साहब, अगर ये अगले 2 मैच बिलफर्ज पाकिस्तान जीत जाता है तो सुपर 8 तक पहुंचने के लिए फिर क्या कंडीशंस हो सकती हैं? और मुझे कहा जा रहा है कि इन केस अगर ये दोनों मैच खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार गया तो अगले ICC इवेंट्स के लिए उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाएगा, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तानी तारीख में। पहले भी पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो चुका है बहुत सारे टूर्नामेंट्स में। इवन वर्ल्ड कप में भी अगर आपको याद हो 2007 में वेस्ट इंडीज में, तो और ये जनूबी अफ्रीका के 2003 के वर्ल्ड कप में भी सुपर 8 से पहले बाहर हो गए थे ये लोग। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेला हुआ हूँ और मुझे पता है कि ये पाकिस्तान की का जो सिस्टम है इसमें ये कभी भी तसलसल आ नहीं सकता। इसलिए कि हर थोड़ी देर के बाद चेयरमैन चेंज, सिलेक्शन कमेटी चेंज, पाकिस्तान का कैप्टन चेंज, पाकिस्तान की टीम चेंज। तो इस तरह से कोई भी टीम दुनिया की बड़ी से बड़ी होगी, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जबकि दोस्ती निभाई जा रही हो, लाइक्स और डिसलाइक्स पे आपको टीम चुन रहे हो और मैचेस में अपने खिलाड़ियों को, दोस्तों को खिला रहे हो। तो मेरा ये सिंपल सा कहना है कि जब सिस्टम ही खराब हो तो उसमें जो सिस्टम के कारिंदे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ये लोग एवरेज स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं जो 10 ओवर, 5 ओवर, 15, 20 ओवर के खेल में आकर के तमाशा दिखाकर आके मैच हार कर फिर वही कहते हैं कि 20 रन कम थे तो 5 विकेट और होती मेरे पास तो मैं रन बना लेता। तो सारे चीजें ड्रामेबाजी जो है ना, ये कब तक चलेगी? सही बात यह है कि प्रॉपर टीम खिलाए, प्रॉपर टीम की ट्रेनिंग हो। हमें तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये जब ये हारे हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड की टीम तो एक अच्छी टीम नहीं है इस वक्त। आप देखें भी ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह वो हार गए। अब आपने बात की है ये पाकिस्तान की क्वालिफाइंग और सुपर 8, मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका ने आयरलैंड को मार दिया, जो कि बहुत मुमकिन है, जिससे कि अमेरिका की टीम में एक्सपेट्रिएट खिलाड़ी हैं, माइग्रेंट साउथ एशिया के, वेस्ट इंडीज के, और ये आयरलैंड को मार सकती है। तो अगर आयरलैंड को अमेरिका मार देगी तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान हैज टू विन बोथ द मैचेस और अच्छे मार्जिन से, ताकि अगर मगर का सवाल जब आएगा सही। और जाहिर है कि जो कंडीशंस इस वक्त ओवरऑल है ग्राउंड्स की, तो वहाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल ये सारी चीजें लग रही है कि अपना रन रेट सही रखें। लेकिन चूंकि ये बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं और ऐसे ऐसे खिलाड़ी को खिला रहे हैं जो कि बल्ला हिला भी नहीं सकते, पैर भी नहीं उनको खुलता, और न चौके छक्के मार सकते हैं, न ये विकेटें ले सकते हैं।
तो आप परफॉर्मेंस के बारे में खुद ही सोचते हैं। ठीक है, तो फवाद साहब, ये कल जब बाबर आजम रवि शास्त्री को इंटरव्यू दे रहे थे मैच के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो पिच में तो कोई ऐसा इशू नहीं था, अच्छी पिच थी और चंद एक बॉल ऐसी थी जिन्होंने ज़ाहिर तंग किया। तो फिर ये इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स, ये इंटेंट की कमी, ये फुल टॉसेस मिस करना, जो सारी चीज़ें मिलाकर फिर ये शिकस्त की वजह बनी है। तो ये फिर इमाद वसीम की जो बैटिंग थी सोशल मीडिया पर, वो आपको पता है फिर लोग क्या कुछ शुरू कर देते हैं कि उन्होंने बाबर से बदला लेने के लिए और उन्होंने वो जानबूझ के वो मैच हरवा दिया। तो ये इंटेंट क्यों मौजूद नहीं थी कहीं किसी में भी? रिजवान एक ऐसे मौके पर आउट हुए जब वो मैच फिनिश करने जा सकते थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं महसूस किया। अच्छा, एक चीज कुछ कमर साहब, मैं आता हूँ जरा, ये फवाद साहब से जरा मैंने सवाल पूछा, फिर आपकी भी इस पर राय लेता हूँ मैं। कमर साहब जरा मौका दीजिएगा। जी फवाद साहब। देखिए, एक चीज कुछ सालों पहले पाकिस्तान में चीज होती थी, वो कहलाती थी फिटनेस टेस्ट। अच्छा, ये कई सालों से पाकिस्तान में नहीं हुआ। कुछ पहले एक जमाने में हुआ करता था। ओवरऑल आप देखें तो प्लेयर्स की आप बॉडी लैंग्वेज देखें जब वो मैदान में आते हैं, जब खेल पेश करते हैं, मुझे लगता है आपके खिलाड़ी इस इतने बड़े इवेंट के लिए तैयार ही नहीं थे, फिजिकली इतने फिट ही नहीं थे कि इतने बड़े इवेंट में आने से पहले वो उसके लिए तैयार होते। अच्छा, हमने भी जो तैयारी की, जब PSL हो गया था तो उसके बाद जो हमने एक कैंप लगाया, उस कैंप को ऑफ सीजन में लगा देते, वो लगाने की कोई तुक नहीं थी। साथ साथ आप देखें ना, अब अगर एक प्लेयर आपका वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आप इमाद को कह रहे हैं कि जी पहले मैच से बाहर हो गए क्योंकि फिट नहीं है, और उसके बाद अगला मैच भी इंडिया का क्योंकि इंपॉर्टेंट था, तो मुझे नहीं पता कि क्या दवाइयां लेके, क्या इंजेक्शन लगा के वो खेलें किस सूरत हाल में। इसी तरह वो जो मैं सुपर ओवर पे भी आ जाऊं, मोहम्मद आमिर ने 19वां ओवर किया, फिर वो जो अगला ओवर उसके फौरन बाद ही आके करने, जिसमें रन भी बन गए, हम कहते हैं वाइड भी हो रही है, मुझे लगता है वहां भी कहीं ना कहीं फिटनेस की कमी रही है। सांस फूल रहे थे उसमें आमिर के। जी, ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। उसकी वजह ये है कि हम तो कॉम्प्रोमाइज करते चले आए। आपने जो नई मैनेजमेंट आई थी उसने कमिटमेंट किया हुआ था कि जी आप रिटायरमेंट लें तो आपको ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। इसी तरह से उस्मान से कहा था कि आप UAE से ना खेलने का तय करें तो आप पाकिस्तान टीम में होंगे। देखिए, इस तरह से आप कमिट नहीं करते आप जब टीम बनाने जाते हैं। फवाद साहब, ये इमाद, आमिर और ये उस्मान के जो केस हैं, आपको लगता है कि फिर ये 3 पाकिस्तान के लड़कों के साथ ये नाइंसाफी हुई है जो कि अपकमिंग हो सकते थे, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ हो, या जो PSL के जो भी टॉप परफॉर्मर्स थे, उसामा मीर भी उनमें से एक हैं? देखिए, नाइंसाफी की बात तो बाद में आती है। पहले तो ये चीज आती है कि आपने अगर इस बेसिस पे ये किया था, इतना बड़ा आपने कॉम्प्रोमाइज किया था, तो फिर ये आपके तीनों मैच विनर होने चाहिए थे और बहुत बड़ा फर्क नजर आना चाहिए था। वो नहीं आया। साथ साथ आपने अपने सिस्टम के अगेंस्ट गए। वो ये गए कि वो लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, आपने उन्हें पीछे धकेला, और वो प्लेयर जो रेगुलर आपकी क्रिकेट ही नहीं खेल रहे थे, आप उन्हें आगे लेके आ गए। तो ये सब कुछ हुआ। तो बात सारी ये कि ऑपरेशन क्लीन अप होगा, ये होगा, वो होगा। पहले बैठे सुकून से, जैसे नसीम साहब भी बात कर रहे थे कि ये सियासी जो एक प्रेशर होता है उससे उसको हटा दिया जाए। पहले देखा जाए कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें और उसे रिजॉल्व करें। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि उसको ऑपरेशन के लिए 7 प्लेयर हटा देंगे, 4 लगा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक सुकून से आप रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, आप फिर यही होगा कि एक आध इवेंट में सेमीफाइनल में आ जाए करेंगे, फिर इसी तरह से हारा करेंगे। जब तक आप सिस्टम के को बैठ के सोचें, लोगों से बात करें कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। वरना ठीक है, अब हो सकता है अमेरिका आयरलैंड से हार जाए, आप 2 मैच जीत जाए, फिर किसी ना किसी तरह पहुंच जाए, तो वो हल नहीं है। क्रिकेट आपकी नीति तय जा रही है, ये एक सच्चाई है। ठीक है, तो नसीम साहब, ये जो रूट कॉज को पकड़ना है और रूट कॉज से मामला ठीक करने हैं, ये करेगा कौन? ये जाहिर है अगर ऊपर से हम बात करें तो मोहसिन नकवी साहब की ये जिम्मेदारी बनती है, चेयरमैन PCB वो हैं, लेकिन उनकी फिर दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं। वो मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, तो उनके पास इतना वक्त है कि वो ये PCB तो एक फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा जब सिटी साहब थे, उनकी भी अपनी दूसरी मसरूफियात थी, ज़का अशरफ साहब थे, उनके भी अपने बिजनेस हैं और दूसरी मसरूफियात हैं। तो कोई किसी ऐसे शख्स को क्यों नहीं मुंतखब किया जाता इस सीट के लिए, इस पोस्ट के लिए, जिसकी कोई और मसरूफियत ना हो, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है। देखिए, बहुत कम एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखा कि बहुत क्वालिटी आए। जो माजी में एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे वो बहुत ही लाजवाब थे। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट स्पोर्ट्स अगर ऊपर थी तो उनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का बहुत बड़ा रोल था। नूर खान साहब, अभी भी आरिफ अली खान अब्बासी साहब मौजूद हैं यहाँ पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जगमोहन डालमिया के कंधे पे भी हाथ रख के मजाक कर रहे होते थे। आज मेरे ख्याल है शायद जय शाह से नहीं कर सकेंगे,
हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उस वक्त वो जग्गू और इस तरह करके भी मजाक हुआ करता था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा 96-97 में। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ, देखिए मोहसिन नकवी साहब ये बात कह रहे हैं कि मुझे पता है ये रिजल्ट कैसे आया है और इसकी क्या वजूहात हैं। मोहसिन नकवी साहब जब पहली मरतबा उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने बाकायदा तौर पे खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया था जिसमें कहा था मैं ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जो डिवाइड होने की बात हो रही है, ग्रुपिंग की बात हो रही है, वो खासी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। ये पहले भी एक्सपोज हो गई थी और जिस तरीके की खबरें भी आती रही थी। देखिए, सबसे पहले तो इस डिवीज़न को कैसे आपने कंट्रोल करना है, इसको आपने पाकिस्तान की टीम कैसे बनाना है, ये मोहसिन नकवी साहब के पास सबसे बड़ा टास्क होगा। और इनमें से कितने लोगों को आपने जो है वो मकसद है कि सजा के तौर पे रखना है, नहीं रखना है, कैसे रखना है, ये अब आपकी मैनेजमेंट है। आप किस अंदाज से लेके चलते हैं, कैसे संभालते हैं आप अपनी टीम। नसीब साहब, इसका मतलब कि इस वर्ल्ड कप के बाद नतीजा जो भी हो, कुछ बड़ी तब्दीलियां आप भी देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सर्जरी का इशारा तो खुद भी मोहसिन नकवी साहब दे चुके हैं। बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मोहसिन नकवी साहब ये देखें कि वो खुद किन लोगों को लगा रहे हैं। अभी मैं जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है उनकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। अभी एक डायरेक्टर डोमेस्टिक लगे हुए, उनकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने बिल्कुल ही कोचिंग स्टाफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। जिनकी परफॉर्मेंस थी वो सारे गायब हो गए। मकसद है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप जिन लोगों को लगा रहे हैं, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। अभी बहुत अच्छी कमर भाई और फवाद भाई बात कर रहे थे कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जान ख़त्म हो गई है। आपका एक क्राइटेरिया रह गया है, पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान सुपर लीग एक धोखा बनता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्योंकि वो खिलाड़ी जो PSL में परफॉर्म करता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा। बिल्कुल नसीम साहब, बस आखिरी 10 सेकंड रह गए, बस एक लाइन में बता दीजिएगा कि ये कप्तान की तब्दीली भी ऑन कार्ड्स है, ये भी कुछ तब्दीली, ऐसा फैसला हो सकता है फिर वर्ल्ड कप के बाद? लेकिन फिर उस ग्रुप में से कोई कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर कप्तान नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, फवाद मुस्तफ़ा साहब, कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। और ज़ाहिर है हर एक पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता है, बेहतर फैसले होते देखना चाहता है और नताइज भी पॉजिटिव देखना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा सूरत हाल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब बजट आने वाला है, उस पर जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत की वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। कादिर मंदुखेल साहब और अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और सिर्फ 2 रोज़ के बाद अब वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है। लेकिन जो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त हुकूमत की, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सपोर्ट से ये हुकूमत बनी है, बाकायदा तौर पर वो हुकूमत में तो शामिल नहीं है, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात अब बड़े खुलकर सामने आ गए हैं इस बजट के हवाले से। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि हमें इस बजट से मुताल्लिक़ बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। किस सूबे को कितना हिस्सा किस मद में दिया जा रहा है हमें कुछ नहीं पता। आवाम ने जो हमें मैंडेट दिया था, कल को वो हमसे इस बजट के बाद ये पूछेंगे कि ये क्या कर दिया, तो हम उनके सवालों के क्या जवाब देंगे। इसी सिलसिले में एक बड़ी अहम मुलाकात आज इसहाक डार साहब से हुई, MQM के वफ्द की भी, और उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी तजावीज़ उनके सामने रखी हैं। लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीपल्स पार्टी की निस्बत ज़रा कम है। तो अगर ये एक बदएतमादी की फ़िज़ा बजट से पहले कायम हो गई है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के दरमियान, तो आगे ये हुकूमत किस तरह अपने मामलात को लेकर चल सकेगी। और फिर कल एक इकनॉमिक सर्वे भी जारी होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे माशी अहदाफ हैं जो कि ये हुकूमत हासिल नहीं कर सकी है। तो अब तक जो 100 रोज़ा कारकर्दगी हुकूमत की, वो उनकी अपनी नज़र में तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं उनकी नज़र में ये कारकर्दगी कैसी रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं, अज़हर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कादिर मंदुखेल साहब, ये अब चंद घंटों का मामला रह गया है और ये परसों बजट पेश होना है और पीपल्स पार्टी को अभी तक इस मामले पर एतमाद में ही नहीं लिया गया है। सिंध को कितना हिस्सा दिया जा रहा है, किस मद में दिया जा रहा है, किस किस चीज़ का कितना तरक्याती बजट होगा, क्या कुछ आगे होने जा रहा है, आप लोगों को कुछ भी इल्म नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल में आप लोग जो तनकीद करते थे, आप मीडिया, आपसे मुराद अब मीडिया, कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के हिस्सा भी, आपको अंदाजा हो गया ना हम हुकूमत के हिस्सा है कि नहीं है। अगर हम हुकूमत का हिस्सा होते तो फिर हमसे मशावरत होती, हमारे बगैर कुछ चीज़ नहीं होता। तो ये तो अपनी गाड़ी खुद ही चला रहा है, तो जब खुद ही चला रहे हैं तो आगे जाके उनके सामने कोई खाई आएगा तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सवाल ये है कि पिछले अगर 16 महीने की हुकूमत की मैं बात करूं जिसमें प्रॉपर अमीसा थे, उस वक्त K5 मंसूबा कराची के लिए मंजूर किया गया था, जहां मेरा हल्का और शिवा शरीफ साहब का NA 242 पड़ता है।
और तमाम चीज़ मुकम्मल हो गई थी। खुर्शीद शाह साहब वफाकी वज़ीर आबी वसाइल थे, तो उन्होंने कहा बजट में फंड रखते ही काम हम शुरू करेंगे और 11 महीने के अंदर ये मुकम्मल करेंगे। अच्छा, वो तो उसके लिए 1 रुपए नहीं दिए, जो K4 मुसवा जो कराना था उसके लिए भी 17 अरब रुपए दिए, जो आधी से ज्यादा तो तनख्वाहों में चली गई है। उसके बाद आपने देखा पिछले सैलाब में जहां 90% सिंध पानी में डूब गया था और वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ऐलानात किए थे कि 21 लाख मकानात के, उसके हवाले से भी फंड में जो ना वो काफी हमें प्रॉब्लम रही है। और आज भी सूरत-ए-हाल ये है कि बजट हो रहा है, एक तरफ आप लोग ताना देते हैं कि हम हुकूमत कैसा है और दूसरी तरफ यकीनन लोग भी यही आपकी बातें सुन के ताना देते हैं, और दूसरी तरफ हम है जो बिल्कुल हमसे कोई बात ही नहीं हो रही, हमसे कोई मशावरत ही नहीं हो रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अभी जो बिल पास किए पंजाब में जो तक इज्जत वाला, उस हवाले से भी आपके सामने सूरत आ रही। जैसे ही हमारा गवर्नर साहब बाहर चले गए तो फौरन कायम मकाम गवर्नर यानी स्पीकर ने साइन कर लिया है। तो इस तरह मामला अगर चलते रहेंगे फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा साथ चलना। सही। तो फिर ये इसका मतलब कि ये अब पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता गौर करना शुरू कर दिया है कि अगर इतने अहम तरीन मामलात पर, चूँकि अब ज़ाहिर है इसमें जो एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उससे मुतालिक भी कुछ ना कुछ हुकूमत फैसला कर चुकी है और आप लोग का अपना एक अलहदा मौक़िफ़ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो राहें जुदा होने की बुनियाद पड़ती जा रही है और ये मौका शायद हुकूमत खुद ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हुकूमत खुद ही प्रोवाइड कर रही है। देखें, इससे पहले जो नजकारी के हवाले से सबसे पहले शुरुआत हुई है कि उसी 16 माह की हुकूमत में मैं एक कमेटी को हेड करा था, स्पेशल कमेटी मुलाजमीन का, और वहाँ मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे वो उनके अपने मातात रेलवे का, PIA का, नेशनल बैंक का जो वजारती थी, तो वो खुल्लम खुल्ला मना करते थे कि मत जाओ मंदोखेल की कमेटी में। अच्छा। तो भाई मंदोखेल की कमेटी नहीं है, कौमी असम्बली की कमेटी है। चेयरमैनशिप मेरे पास थी PTI के और नून लीग के और जमीयत के, MQM के तमाम 13 मेम्बरान थे उस कमेटी का, और सब ने मुतफ़क़ा फैसला दिया। उस वक्त भी इन लोगों ने किया। फिर मैंने आपको K5 का मनसूबा आपको बताया, फिर मकानात का बताया, फिर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब वो जारी बात है, फिर हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा। आप जो कह रहे थे आहिस्ता 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 नहीं है, बल्कि एक चीज़ हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और दीवार से अगर इस तरह लगाएंगे और मुस्लिम लीग नून खुद हमें रास्ता देंगे। पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी, आप मीडिया सब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब 28 मई को सदारत का ओहदा संभालते ही फिर वो उसके हवाले से आप देख रहे हैं 28 मई से पहले नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लाताल्लुक था। अब तो कहते हैं हुकूमत के अच्छे दिन आ गए जब से सदारत संभाली है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत खुद ही अपने मेरे ख्याल में जान छुड़ाना चाह रही है हमसे। अच्छा। और तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो अजहर सिद्दीक साहब, आप लोगों की जो अभी तहरीक शुरू होगी ईद के बाद, जिसका ऐलान असद कैसर साहब ने किया था, उसका क्या असर होता है वो तो बात की बात है। यहाँ अभी आप देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये तलखियाँ कुछ अहम मामलात पर और उसूली एक इस वक्त समझें कि वो नज़रिया जो मुख्तलिफ होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर ये इतने अहम और संजीदा मामले पर यानी बजट पर अगर अपने इत्तेहादियों को या अपने सपोर्टरों को अगर नहीं लिया हुकूमत ने एतमाद में, तो फिर इनका सवाल तो बिल्कुल बजाय, इनका मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर ये आगे जो भी करते हैं उसमें आज़ाद होंगे अपने फैसले में। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। और आप देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो स्टाइल ऑफ जमहूरियत चलाने का निज़ाम था वो बहुत मुख्तलिफ था, और वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात किया करती थी। मैं यानी मिसाल के तौर पर अभी रिटोरिक देखे ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो कभी भी नवाज शरीफ के साथ हाथ ना मिलाती। अब जो मर्जी हम कहते रहे कि हमारी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं थी। और हवा बजा गया, दोनों तस्वीर के दो रुख हैं, लेकिन जो समझना है ना, ये अब ये पॉलिटिकल, मैं इसको पॉलिटिकल चाल समझता हूं। लेकिन अजहर साहब, पहला हाथ तो आपकी तरफ बढ़ाया था ना जरदारी साहब ने, लेकिन वो आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, तो फिर मजबूरी में वो उस तरफ चले गए। देखें, उसमें पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो पार्टी को सजेस्ट किया, मैं तो आज भी कायल हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और ये जमहूरी रवायात को बरकरार रखने वाली है, और इससे हुकूमत बनाने को कोई हर्ज नहीं है। आप हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे बात करें, आप कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो बात है ना, यहाँ आगे कॉलो फेल में तजाद कहाँ आ रहा है। अभी आप सिर्फ इतना देख लें कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस, आसफ अली जरदारी साहब बाहर गए तो साइन किसने किया? यूसुफ गिलानी ने। यूसुफ गिलानी का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। फिर आगे आ जाए डेफेमेशन का, पंजाब डेफेमेशन एक्ट देख लीजिएगा। पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो है, ये मैंने लिखा आर्टिकल 116 के तहत ये वापस भिजवाएं। गवर्नर साहब ने कहा कि मैं वापस भिजवाऊंगा, यानी अपने वो वहीं पर रखा, वो बाहर आए, बाद में दस्तखत हो गया।
भाई आपने, अगर आप वाकई थे, आप इंटरेस्टेड थे, तो यार अपना एक्शन लाउडर दे, आपको एक एक्शन से साबित करना है। और अजहर साहब, वो पार्टी जो लीडरशिप होती है या टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी इजाजत के बगैर तो नहीं दस्तखत कर सकते ना ये लोग, जाहिर। वो मैं सवाल तो कह रहा हूँ ना कि वो अगर वाकई थे, अगर देखे ना इनका एक्शन ये होता, जो वादा किया था इन्होंने हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ कि इस पे एतराज़ात लगा के आइन के आर्टिकल 16 के तहत भिजवाएंगे, वहां डेलिब्रेशन होगी, डेलिब्रेशन होके बाद आएगी। क्या हुआ? वहीं रखा, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने अपने सूबे में नहीं प्रोमलगेट किया, ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यानी इस तरह खाली बातें करने नहीं होना। लोग जो है ना अब प्रैक्टिकल चाहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करेंगे। अब आ जाए अगली बात की तरफ। वजह ये है कि अवाम बिलबिला रहे हैं, महंगाई आपके सामने है, गंदम के साथ जो लूटमार की वो निगरान कैबिनेट ने की, और निगरान हुकूमत के दौर में हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाना चाहिए था, उसको असेंबली में डिस्कशन होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या हुआ? मैंने लिखा हुआ है, हाईकोर्ट में मैं गया हूँ, कुछ हो सका आपके सामने? आप बता दें। अभी शुगर के साथ होने लगा है, शुगर एक्सपोर्ट होने लगी है। कल यहाँ पर कमी पैदा होगी, फिर वहीं से अपना इंपोर्ट होके आएगी और हम सारा कुछ देख रहे होंगे। एक्चुअल जो बात समझने वाली बात है कि हमने महंगाई खत्म करने के लिए, देखना डॉलर की कीमत नीचे आई नहीं आई, IMF खुद कह रहा है कि 324 हो जाना है मई 2025 तक। फिर इलाहाबादी पेट्रोलियम की कीमतें देख लें, पेट्रोलियम की भी इनमें सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में, खाली नहीं है, ये अवामी मसाइल है। आप जाकर खुद रेज करें। आपने क्या इन मामला को देखा? 15 रुपए उन्होंने कम करनी है, तो फिर 4 रुपए क्यों कम की? तो फैसला कौन कर रहा है? और पार्लियामान तो साहब छोड़ दें, यहाँ तो ज़ाहिर है वो अपने इत्तेहादियों से, जो उनके साथ जिनकी सपोर्ट से वो हुकूमत बनी है, उनसे ही नहीं डिस्कस कर रहे ना। ज़रा कादिर मंदूखेल साहब, अब ये अगर आप लोगों से डिस्कशन होती है, आप लोगों को ऑन बोर्ड दिया जाता है इस पूरे बजट के मामले में, तो ये जो इजाफी अभी टैक्सेस लगने जा रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स की मद में, पेट्रोल पर अभी कोई 20 रुपये मजीद लेवी लगाई जा रही है, पहले ही हम एक लीटर पर 60 रुपये भर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी इनकी किसी हद तक मुखालफत भी करती है, तो इसलिए उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि आप लोगों से बात की जाए इस अवामी मसले पर। पहले तो एक साहब वकील है, मैं थोड़ा सा कानूनी जबान में बात करूं उनसे। अच्छा, ये इनकी क्या मजबूरी थी? बिल्कुल हमारी मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी, हमने आपको ऑफर किए, आपने ऑफर टुकरा दिए। सबसे बड़ी पार्टी आप हो, भले बगैर नाम के हो, मगर हो तो सही। उसके बाद हमने मुस्लिम लीग नून को अगर न करते, खुद तो हम हुकूमत बना नहीं सकते थे, तो ये असम्बली और ये हुकूमत कहाँ खड़ी हो सकती थी? नंबर एक बात। हाँ, आप PTI की ख्वाहिश तो जरूर है अफरा तफरी हो जाए, वो तो हम उन्हें नहीं देंगे। दूसरी बात वो कहते हैं कॉल फेल में पीपल्स पार्टी के तजाद है। आप मुझे बताओ तजाद कहाँ है? अगर गवर्नर से मेरी खुद बात हुई थी जो कराची तशरीफ लाए थे, उसने कहा मैं साइन नहीं करूँगा। और फिर जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनसे बात हो गई है, उन्होंने कहा ठीक है हम बात करेंगे। अब जैसी गवर्नर साहब बैरून मुल्क दौरे पे चले गए तो पीछे उन्होंने साइन कर दिए। तो अब आप मुझे बता दो, दूसरी बात तो ये है आइन का, गलबन जहाँ तक मुझे याद है 48 है आर्टिकल, उसमें गवर्नर से असम्बली अगर भेज दे, गवर्नर अगर वापस कर दे और असम्बली फिर से गवर्नर को बिल भेज दे, तो 10 दिन के अंदर गवर्नर साइन करे न करे वो बिल ने पास होना है। अच्छा, फिर भी हमारे गवर्नर ने कहा कि हम बात करेंगे, अगर पीछे से उन्हें साइन करा लिए, अब इसमें आप क्या उसको देंगे। लेकिन मैं दोबारा आपको तो गवर्नर अगर इनकार भी करता तो दोबारा पेश होने के बाद 10 दिन में वैसे अप्रूव होना था, गवर्नर को कोई लेना देना। तो अजहर साहब बिल्कुल आईनी तौर पर तो आप पाबंद थे, गवर्नर भी पाबंद था, लेकिन सियासी तौर पर तो प्रेशराइज किया जा सकता था ना। देखिए जब हमारा गवर्नर खुला कह रहे कि मैंने साइन नहीं करना है, तो आप मुझे बताओ उससे ज्यादा वो क्या बात करें? मुझे एक बात बताओ, अगर हम आप एहतियाती समझ रहे, हम तो फिर सर नीचे झुका के साइन कर लेते, हमने नहीं किया। दूसरी बात, जो गंदम स्कैंडल मोहतरम अजहर साहब बता रहे हैं, इनकी इतला के लिए गंदम स्कैंडल का पहली मर्तबा हमारे MNA साहिबा ने या साहिबा ने वहां पे असम्बली में ये स्कैंडल उठाया। आप लोगों ने नहीं उठाया, अभी तो आप बड़े शोर करे, हम नहीं उठाया और इसके ऊपर बहस भी की है और सबसे पहला हमने एहतजाज भी किया। सर हाँ, अब आप ये कर दे कि हम भी आपके साथ मिलके हम ये मुतालबा करें। ये अनवर काकड़ साहब ने कल तकरीर से खिताब की है कि मेरे हाथ साफ है, तो भाई अगर उनकी हाथ साफ है, शहबाज शरीफ साहब की हाथ साफ है, तो ये हाथ गंदे पर किसके है? या तो वो वज़ीर आज़म था, ये वज़ीर आज़म था। तो बहरहाल हम मुतालबा करते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन होना चाहिए, ताकि ये जो भी फ्रॉड हुआ है या चोर चकारी हुई है उसको रोका जाए। अब सवाल ये सारी चीजों को साथ लेके PTI क्या चाह रही है? PTI क्या चाहती है? आप मुझे बताओ, आज तकरीबन 3.5 महीने हो गए
3.5 महीने में इनका असम्बलियों में किरदार बता दे। जहां से ये हारे या बकावल इनके हरवाए वो एक अलग है, जहां से ये जीते हैं उनका क्या किरदार है। वो सिवाय इमरान खान साहब को खुश करने के लिए नारेबाजी गाली गलौज के अलावा प्रैक्टिकली जिनकी आवाम है, जिनकी हल्के है, जिन्हें उनको वोट दिए, वो क्या सोचेंगे। वो उनकी ये इन्हीं बदतमीजी से, तूफानी बदतमीजी से तो उनका पेट तो नहीं भरेगा ना, उनसे महंगाई खत्म होगी ना, उनके हल्के में बिजली आएगी ना, दूसरी चीजें आएगी। और दूसरी बात, इनका वज़ीर आला माशाल्लाह शक्ल से भी शरीफ लगता है। तो आप ये समझ लो कि वो कहता है कि भाई हमारे पैसे है, तो भाई पैसे किसके लिए है। आपके दौर में सिंध हुकूमत का मैं रोज मीडिया पे हम लोग उठाते थे, 1200 अरब हमारे रहते थे, आज भी हमारे रहते हैं, बलूचिस्तान की भी रहते हैं। और उस वक्त तो वजीर आजम आकर बड़े बड़े ऐलानात भी करते थे, उस वक्त खुद आकर बड़े बड़े पैकेजेस उन्होंने अनाउंस किए और फिर कोई 1 रुपया नहीं मिला उसमें से। देखिए आप मैं क्या बोलूं, चलो उसको वो नहीं मिला तो फिर वो सुबह चल कैसा रहे। दूसरी बात ये कि वो लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। मैं बैठा हूं कराची में, मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में, मेरे हल्के में 14 से 16 घंटे आज भी लोड शेडिंग हो रही है। और लोड शेडिंग रात में हो रही है, रात 1 बजे 1:30 बजे 11 बजे तक। जो मजदूर कार एरिया है मेरा, वो बेचारे दिन में मजदूरी करते हैं, रात में सोने के लिए उनको सोना नसीब नहीं होता है, लोड शेडिंग होता है। मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि इलेक्ट्रिसिटी के खुदा का वास्ता दिन में करो, अगर आपने करना है, रात में तो नहीं करो, ठीक है। लेकिन वो बातें कर रहे हैं। तो मंदुखेल साहब, ज़ाहिर है आप हुकूमत में रहते हुए भी, हुकूमत में तो आप लोग नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की सपोर्टिव जमात होते हुए भी आप लोग ज़ाहिर एक जो हकाइक हैं उनको सामने ला रहे हैं और उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो अब अज़हर सिद्दीक साहब, अब बजट के बाद फिर इस हुकूमत की मुश्किल आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, चूँकि अब जो इसके इत्तेहादी हैं वो खुद उंगलियाँ उठा रहे हैं, उन खुद खदशात का इजहार कर रहे हैं, खुद सवालात खड़े कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक बात बताता चलूँ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है ना, आइन का आर्टिकल 116 अगर पढ़ लिया जाए, उसका सब आर्टिकल 3 है। When the governor has returned a bill to the provincial assembly, it shall be reconsidered by the provincial assembly. भाई पहले भेजो तो सही, रिकंसिडरेशन करिए, आपने तो भेजा ही नहीं है। तो ये जो कहना है ना कि हमने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा, आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। रिकंसिडरेशन के लिए भेजते तो स्टेक होल्डर वगैरह, ताकि कम से कम इनकी जो पोजीशन है बहुत बेहतर होनी थी। अब इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है। ठीक है, इन्होंने आई मस्ट अप्रिशिएट कि कम से कम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसी के साथ हुकूमत बनाती है तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, जो कि नून लीग आपके सामने जो कुछ कर रही है। अब जो मामला अब आगे है ना, आगे मैं आपके सामने रखता हूँ कि फॉर्म में आज देखें, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद से तीनों जो है ना वो ट्रांसफर कर दी। क्या बुनियाद थी, किस बुनियाद पे? और उस ऑर्डिनेंस के जरिए जो यूसुफ रजा गिलानी ने दस्तखत करके एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर जारी किया है, वहां से नजर आ रहा है ना कि फॉर्म 45 और 47 की गेम सारी खुलने वाली है, सामने आने वाली है। और यही फॉर्म 45 और 47 अगले आपके सितंबर तक सारा कुछ इनकी गवर्नमेंट और तिया पांचा हो जाएगा। और जो हमारी तकरीबन 100 के करीब या 80 से 100 के करीब सीटें हैं, वो सीटें हमारे पास आ जानी है। बड़ी उम्मीद है फॉर्म 45 और 47, लेकिन ये अपने तौर पर लगे हुए हैं, हमने वो चैलेंज कर दिए हुए हैं, ऑर्डिनेंस भी चैलेंज कर दिए हैं और हम वो भी लेकर जाएंगे। बाकी जहां तक है, अभी आप देख लें, ताज़ा तरीन फसाइयत देख लें कि सोशल मीडिया के लोगों को किस तरह उठाया जा रहा है, कोई पर्चा नहीं है, उठा के गायब किया जा रहा है। और पंजाब के अंदर इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं गुजारिश करूंगा कि वो आवाज जरूर उठाए कि ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं इस पे खामोशी ना इख्तियार। ये भी एक बड़ा अहम मामला और इस पे उम्मीद रखेंगे पीपल्स पार्टी भी इस पे आवाज़ उठाए और अपना एक मौके बयान करे। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।